हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग मनी बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का शुरू करने वाले हैं। मनी और बैंकिंग दोनों से मिलाकर एग्जामिनेशन में 6 नंबर का यानी 6 मार्क्स का आता है। तो आप 1 1 मार्क के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 मार्क का या 3 3 नंबर के 3 3 मार्क से 2 क्वेश्चन आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आसान सा छोटा सा चैप्टर है मनी, और बैंकिंग भी क्लास ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और इसमें जो सीखोगे ना बैंकिंग चैप्टर में, वो अगले यूनिट में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी काम आएगा। हम लोग नेशनल इनकम अच्छे से खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग मनी बैंकिंग को बहुत अच्छे से क्लास खत्म करने वाले हैं, 4 पार्ट के अंदर टोटल। तो ध्यान से अच्छे से क्लास समझना और कोशिश करना कि इसको ऐसे सीख लो कि टिल एग्जामिनेशन तक, बोर्ड एग्जामिनेशन तक और सीयूटी तक आपको ये याद रहे और काम आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले पार्ट 1। मैं सिलेबस की बात करूं तो जो ऑफिशियल सिलेबस है सीबीएसई का, उसके अंदर क्लास मनी का मीनिंग, फंक्शंस ऑफ मनी और मनी सप्लाई है। और मनी सप्लाई में भी एक ही है क्लास M1 के अंदर क्या क्या आता है क्लास, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे और बहुत सिंपल तरीके से क्लास इसको हम लोग खत्म कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक सिस्टम की जो पहले हमारे कंट्री में चलता था, इवन पूरे वर्ल्ड में क्लास यही सिस्टम चलता था। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसको बोलते हैं क्लास यानी एक ऐसा सिस्टम जहां सामान के बदले सामान लिया जाता है। आपने बहुत सारी पुरानी मूवीज के अंदर आज भी अपने गांव में देखा होगा क्लास, अनाज दिया जाता है जो फार्म में लेबर काम करते हैं, या फिर आप अनाज देकर राशन ले सकते हो, सब्जियां देकर क्लास फ्रूट्स खरीद सकते हो। एक्सचेंज है ना, दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहां पे सामान के बदले सामान लिया जाता था। बट इस सिस्टम के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे मेरे पास आलू है, आपके पास मान लो संतरा है। अब मैं आपसे संतरे लेना चाहता हूं, आपको आलू देना चाहता हूं, तो कितने आलू दूं, कितने संतरे लूं? आपको क्या पता आलू की जरूरत हो भी कि ना हो, और क्या पता आप मुझे संतरा देने के लिए रेडी हो भी कि ना हो। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब मैं आलू को कब तक स्टोर करूंगा? जब मैं आलू उगाता हूं तो कब तक स्टोर करूंगा? मेरे को केरोसिन ऑयल चाहिए, मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है, तो मैं कितने मस्टर्ड ऑयल के बदले कितने केरोसिन ऑयल लूंगा? कब तक स्टोर करूंगा उसको? किसी को भेजना हो तो कैसे भेजूंगा दूधराज? बहुत सारी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से इस सिस्टम को बंद कर दिया गया और क्लास मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज लेके आया गया। वहां से डेफिनेशन आई क्लास मनी की। मनी है क्या? एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको किसी भी चीज को एक्सचेंज करना हो तो आपको पैसों की जरूरत। आज में संतरे खरीदने हो, केले खरीदने हो क्लास, टमाटर, भिंडी, प्याज, इसके अलावा मुझे घर खरीदना हो, कंप्यूटर खरीदना हो क्लास, कोई सर्विसेज लेनी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास एक ही कॉमन यूनिट में क्लास पैसे देता हूं। दैट इज कॉल्ड मनी। तो मनी के आने की वजह से क्लास बार्टर सिस्टम में जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी मनी ने क्लास खत्म कर दी। तो मनी है क्या? मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी क्लास कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यही क्लास मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन भी है। मनी क्या करता है क्लास? मनी एक्सचेंज का एक माध्यम देता है। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज आप पैसों से कोई भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हो। पहले बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको कुछ सामान देगा, कुछ सामान लेगा। आज आप पैसा लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, लोन ले सकते हो और किसी को क्लास लंबे समय के लिए उधार दे सकते हो। मनी के आने के बाद से बार्टर सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी क्लास, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो इसीलिए क्लास मनी की डेफिनेशन ध्यान रखना, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी के फंक्शंस की बात करते हैं। मनी के 3 फंक्शन है, हमारे सिलेबस में हमें 2 ही पढ़ने हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब क्या है? मनी ये काम तो करेगा ही करेगा, नो डाउट, मनी ये काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अलावा जो फंक्शन करता है और उसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्लास मनी के 2 फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या है क्लास? मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, जो मनी करेगा ही करेगा, नाम से पता पड़ता है। मनी क्या है क्लास? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज आप किसी भी चीज को एक्सचेंज करने का माध्यम जो है वो पैसा है। आप पैसा कमाते ही किस लिए होता है क्लास? कुछ चीजों को एक्सचेंज किया जा सके। मैं सब कुछ नहीं है मेरे पास, मैं भी बाहर जाता हूँ, पैसे देता हूँ, कुछ सामान खरीदता हूँ, किसी से कुछ सामान, बहुत सारे लोगों से सामान खरीदता हूँ, तो मैं कॉमन यूनिट देता हूँ, दैट इज कॉल्ड मनी। अगला है क्लास कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इसको बोलते हैं क्लास मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। पहला एक्सचेंज का माध्यम है, दूसरा हर चीज में प्राइस टैग लगा होता है। तो हर चीज का एक प्राइस टैग है और क्लास वो कॉमन में है रुपीज में। लाइक मुझे घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, सोना खरीदना हो, राशन खरीदना हो क्लास, वेजिटेबल्स खरीदने हो, फ्रूट्स खरीदने हो, कुछ भी, कैमरा खरीदना हो, मुझे क्या चाहिए क्लास? कॉमन यूनिट चाहिए क्लास मनी। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। मनी कॉमन डिनोमिनेशन है जिससे क्लास हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं, उसकी वैल्यू को उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं।
सो पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी एक्सचेंज करने का माध्यम है। आप क्लास हर चीज के लिए मनी पेमेंट करते हो क्लास। एसेंशियल फंक्शन है, यानी कि आपको अगर कोई चीज खरीदनी है तो आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू जो डिसाइड की जाती है सबकी कॉमन है, सबकी रुपीज में लिखा रहता है। दिस इज कॉल्ड कॉमन मेजर ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। नाउ मनी के सेकेंडरी फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन आप मनी है क्या, एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के दो प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन है क्लास मनी ये दो फंक्शन भी करता है। सबसे पहला है क्लास स्टोर ऑफ वैल्यू या एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी बोलते हैं। आप पैसे को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, लेकिन पुराने जमाने में लोगों के पास पैसा नहीं था, सामान हुआ करता था। किसी ने अनाज उगाया, किसी ने क्लास कुछ चीज उगाई, तो भैया वो अब कैसे स्टोर करेंगे लंबे समय तक, तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन मनी को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एसेट फंक्शन, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल टू मीट कंटिंजेंसी। आप फ्यूचर में होने वाली कंटिंजेंसी के लिए आज से पैसा जोड़ सकते हो। अनप्रिडिक्टेबल इमरजेंसी के लिए आप आज से पैसे जोड़ सकते हो। फ्यूचर में होने वाले डेट की पेमेंट के लिए क्लास आप आज से पैसे जोड़ सकते हो। बहुत सारे लोग आपकी पढ़ाई के लिए आपके माँ बाप ने बहुत सारे पैसे जोड़ रखे होंगे ताकि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सके, लेकिन अगर वो पैसे के फॉर्म में जोड़ते हैं तो इजी है, लेकिन उसके अलावा कैसे जोड़ेंगे, वो तो बहुत मुश्किल था। तो अंडर बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू यूज गुड्स एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ। आप कैसे स्टोर करोगे, कैसे ट्रांसफर करोगे, लेकिन क्लास की गुड्स जो है वो बेसिकली पेरिशेबल नेचर के होते हैं। पेरिशेबल नेचर मतलब नाशवान वस्तु, जो नाश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आप कैसे स्टोर करोगे। लेकिन पैसे क्लास आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। तो ये एक सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, या आप इसे स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो गया। आज आप सामान को लंबे दूर तक भेजोगे ना, बड़ा खर्चा आएगा, पर पैसे को फ्री में आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, यहां से भी क्लास आ जाता है कई बार क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है क्लास, फ्यूचर पेमेंट। आप मनी के थ्रू अकाउंटिंग पॉसिबल हो पाती है, मनी है तभी अकाउंटिंग है। आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड जितनी भी एसेट्स देखी होंगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटा, कैश, बैंक, सबका वैल्यू मनी के फॉर्म में ही लिखा होगा। तो मनी है तभी क्लास आप क्या कर पाते हो, बैलेंस शीट बना पाते हो, अकाउंटिंग बना पाते हो। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट। मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में आपको कितना पैसा देना है, आज आपने 1 लाख रुपए उधार लिया तो ब्याज लगाकर 10 साल बाद कितना देना है। एवरी डे मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली। मनी इनकरेज सच ट्रांजेक्शन एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। मनी इन्वेस्टमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सब में क्लास मनी क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप सामान अगर किसी से 10 किलो आपने प्याज लिया तो 5 साल बाद कितना लौटाना है, बड़ा मुश्किल है। बट अगर आपने आज 10 लाख रुपए किसी से उधार लिया है तो 5 साल बाद कितना लौटाना है ये आपको पता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें लगाकर। तो यानी कि फ्यूचर पेमेंट में भी आसान है, स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ये सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी है। प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और दूसरा है क्लास कॉमन यूनिट है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से मनी चैप्टर के अंदर क्लास सवाल पूछा जाता है, तो मनी में सबसे ज्यादा चांसेस जहां से हैं वो है क्लास मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है क्लास, स्टॉक ऑफ मनी। मनी सप्लाई का मतलब है स्टॉक, ध्यान रखना, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जनता के पास कितना स्टॉक है पैसों का, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या है क्लास, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जनता के पास पैसे का कितना स्टॉक है, उसी को बोलते हैं क्लास मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर क्लास इनका पैसा लिया जाता है, इंडिविजुअल का और बिजनेस फर्म का, कि इंडिविजुअल के पास, बिजनेस फर्म के पास कितना पैसा है, वो मनी सप्लाई में काउंट किया जाता है। मनी सप्लाई में दो लोगों का पैसा काउंट नहीं किया जाता। मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ध्यान रखना, मनी सप्लाई का डेफिनेशन क्या है, लिख लो। मनी सप्लाई का डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो पब्लिक के पास स्टॉक है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, 15 जनवरी को, 25 मई को क्लास, 15 अगस्त को, 20 फरवरी को, 15 क्लास जुलाई को, कितना पैसा है जनता के पास, एक पर्टिकुलर डेट पे अगर हम काउंट करें कितना पैसा है जनता के पास, दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई। कि हाँ आज की डेट पे जनता के पास इतना पैसा है। तो जनता का मतलब यहाँ पे दो चीज हो गया,
इंडिविजुअल भी हो गया और बिजनेस फर्म भी हो गया। सरकार के पास जो पैसा है, बैंकिंग सिस्टम के पास, बैंकों के पास जो पैसा है, वो हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं। हम क्या कहते हैं क्लास को? क्लास कंपोनेंट्स और मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मैं चाहता हूं अपने नोट्स खुद बनाओ क्लास अपने हिसाब से, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे ना लिखते लिखते वो तभी आपको बहुत हद तक याद हो जाएगा। ठीक है, तो है कंपोनेंट्स और मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का कंपोनेंट्स क्या क्या है, मनी सप्लाई को किस तरीके से मेजर करेंगे। तो मनी सप्लाई को कंपोनेंट जो मनी सप्लाई को मेजर करने के कंपोनेंट है वो 4 है, M1, M2, M3, M4। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्लास क्या पढ़ना है? M1। हमें सिर्फ और सिर्फ M1 पढ़ना है। तो आप M1 का फॉर्मूला जरूर याद रखना। M1 का जो फॉर्मूला है वो है CC/DD प्लस OD विथ RBI। ध्यान रखना, CC प्लस DD प्लस OD विथ RBI, ये M1 का फॉर्मूला है। CC का मतलब क्या होता है क्लास? करेंसी इन कैश। CC का मतलब क्या है क्लास? करेंसी इन कैश। DD का मतलब क्या होता है क्लास? डिमांड डिपॉजिट। और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद RBI। अच्छे से 10 मिनट क्लास इस टॉपिक को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मनी सप्लाई, इसका मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ मनी जो जनता के पास है उसको मेजर करने के लिए हमें M1 पढ़ना है। हमारे सिलेबस में दिखाया मैंने शुरू में आपको, M1 हमारे सिलेबस का पार्ट है। M1 के अंदर आता है CC, DD और OD। CC मतलब करेंसी विद कैश, जो करेंसी इन कैश, जो जनता के पास कैश में, कॉइन में, रुपीज में, नोट में जो पैसे हैं ना वो होता है। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट। सर डिमांड डिपॉजिट कहते किसको है? देखो मेरे खाते में 50 लाख रुपए हैं, मैंने 50 लाख रुपए की FD करा ली, तो मैं उसे जब मर्जी तब चाहे क्लास उसके चेक काट के किसी को पेमेंट नहीं कर सकता, मुझे पहले FD तुड़वानी पड़ेगी। उसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट या बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। जो मैंने FD करा ली वो लंबे समय तक करा लिया, मैं FD तोड़ूंगा तभी मेरे खाते में पैसा आएगा। लाइक मेरे खाते में 50 लाख है, मैंने FD कराई तो 50 लाख रुपए मेरे खाते से कट जाएंगे। अब मेरे खाते में 50 लाख नहीं है तो मैं किसी को ATM कार्ड से, चेक से पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, किसी को अपने अकाउंट से पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। मुझे इससे फिक्स को तुड़वाना पड़ेगा बैंक जाके या ऑनलाइन, फिर जाके मेरे खाते में पैसा आएगा, मैं फिर खर्च कर पाऊंगा। लेकिन डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? मेरे खाते में 50 लाख है, बस बैंक में जमा कर दिया है मैंने, है मेरी, जब मर्जी होगी तब मैं निकाल लूंगा, जब मैं डिमांड करूंगा तब मैं या तो बैंक से निकाल लूंगा या मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, है ना, वो मेरे पैसे हैं। मैं जब बैंक से बोलूंगा तब मैं क्लास उसकी पेमेंट कर सकता हूँ, चेक काट के क्लास किसी को उसको पेमेंट कर सकता हूँ उस पैसों से। उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब मेरी मर्जी होगी, जब मैं डिमांड करूंगा तब क्लास में बैंक से पैसे निकाल सकता हूँ, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, राइट। तो CC मतलब करेंसी इन कैश, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी कुछ डिपॉजिट रहता है। इन तीनों को ऐड करते हैं क्लास तो हमारे आता है M1। क्या आता है फटाफट कमेंट में लिख के दिखाओ। M1 इज इक्वल टू CC, DD, OD। CC मतलब करेंसी इन कैश, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट और OD मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट विद RBI। अब इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, बस इतना ही है मनी चैप्टर में और कुछ नहीं। CC मतलब करेंसी इन कैश, दैट पेपर नोट और कॉइन, CC समझ आ गया। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, दैट इज डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। अब आप सबको पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक के साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। हम सेंट्रल बैंक में नहीं जा सकते, अकाउंट नहीं खुलवा सकते, उससे हम कोई डीलिंग नहीं कर सकते। हम कमर्शियल बैंक से ही डील करते हैं। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में, बट हाँ हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है और कमर्शियल बैंकों का जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक है। तो इसमें लिखा है डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक विच कैन बी विड्रॉ बाय इशूइंग अ चेक। कमर्शियल बैंकों के पास जो भी डिपॉजिट है, जब हम मर्जी है तब हम निकाल सकते हैं, चेक काट के या अकाउंट से या ट्रांसफर करके, जैसे भी हमारे हाथ में। इट मस्ट बी नोटेड दैट, यहाँ पे 1 नंबर का आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ओनली इंक्लूड नेट डिमांड डिपॉजिट। देखो मैं DD का मतलब बोलता हूँ डिमांड डिपॉजिट, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट का मतलब कुछ घटा के, क्या घटा के? इसके अंदर क्लास इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं आता। इट मींस इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड, दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो एक बैंक का पैसा पड़ा हुआ है दूसरे बैंक के पास, उसको क्या बोलते हैं? इंटर बैंक डिपॉजिट।
एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास पड़ा हुआ है उसको हम लोग काउंट नहीं करते M1 के अंदर। क्या क्या काउंट नहीं करते? जो सरकार के पास पैसा है, जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा है, यानी कि एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो पैसा है, पीएनबी का एसबीआई में कुछ पैसा है, एसबीआई का क्लास यूनियन बैंक में कुछ पैसा है, यूनियन का इलाहाबाद में, इलाहाबाद का ओबीसी में, कहीं ना कहीं अलग अलग जी क्लास पैसा बैंकों का पड़ा हुआ है, किसी का एचडीएफसी में, किसी का एक्सिस में, किसी का आईसीआई में, किसी का कोटक में। तो ये जो एक दूसरे के बैंक का पैसा पड़ा है ना, वो हम डिमांड डिपॉजिट के अंदर काउंट नहीं करते। क्या नहीं करते? चार ऑप्शन आएगा, इंटर बैंक डिपॉजिट को काउंट नहीं करते। अच्छा, ओडी का मतलब क्या है क्लास? अदर डिपॉजिट। कुछ और पैसा है क्लास जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, जैसे डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई इन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक और फॉरेन, ध्यान रखना, फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो पड़ा हुआ है क्लास, उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो अदर डिपॉजिट के अंदर क्या है? जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, किसका? फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट का। जो पैसा पड़ा हुआ है क्लास आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का, किस किस का? आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, फॉरेन बैंक का, फॉरेन गवर्नमेंट का। और लास्ट है नाबार्ड का डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड स्टैब्लिशमेंट का वो था 12 जुलाई 1982। ये आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप पूछा जाता है डेटा, तो यही लिख दिया मैंने 1982। तो वो छोड़ो, अदर डिपॉजिट के अंदर तीन डिपॉजिट आती है, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और अगला क्या है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इनका पैसा जो पड़ा है वो आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं क्लास अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। दैट्स इट फॉर मनी चैप्टर। मैं एक बार क्विकली क्लास 1 मिनट में रिवाइज कराता हूँ। मनी है क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके प्राइमरी फंक्शन की बात करें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, कॉमन यूनिट है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का। सेकेंडरी के अंदर स्टोर, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और अगला क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि फ्यूचर पेमेंट। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है, इसीलिए क्लास आज अकाउंटिंग पॉसिबल है, लोन वगैरह लेना देना पॉसिबल है, क्योंकि क्लास स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, राइट। अगला है क्लास मनी सप्लाई, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है, आपने मैक्रो में पढ़ा होगा नेशनल इनकम के अंदर स्टॉक और फ्लो। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनी सप्लाई किसी डेट पे मेजर किया जाता है। इसके कंपोनेंट में M1 आता है, CCDD-OD, करेंसी इन कैश, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंक डिपॉजिट को नहीं आपने लेना है, ध्यान रखना। पब्लिक का और यानी कि बिजनेस फर्म का और इंडिविजुअल का पैसा लेना, गवर्नमेंट का जो बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा है वो हम नहीं काउंट करते, ठीक है। पब्लिक का पैसा जो बैंकों में पड़ा हुआ है, डिमांड करके जब वो निकाल सकते हैं जब चाहे, उस पैसे को डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, वो काउंट होता है। खुद के बैंक का पैसा जो यहाँ वहाँ पड़ा है वो हम काउंट नहीं करते। टर्म डिपॉजिट होती है एफडी, जो हम लंबे समय तक करते हैं, जिसके खिलाफ चेक इशू नहीं कर सकते। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के अंदर तीन चीजें आती हैं, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा, नाबार्ड का पैसा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पैसा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को हम लोग बोलते हैं क्लास मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया क्लास, यहाँ पे आपका मनी चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया। आई होप क्लास मनी में आपको कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं आई होगी, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे, यानी मनी बैंकिंग को मैं एक ही यूनिट लेके चल रहा हूँ, तो 4 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा हम इसे खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। अगली क्लास में हम लोग बैंकिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।